फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम करने वाले हैं डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सीए इंटर जीएसटी पेपर जो आपका जनवरी 2025 में हुआ था। अब सारे एग्जाम्स आपके हो चुके हैं और शायद आपने गोवा की ट्रिप भी प्लान करी होगी, पर गए नहीं होंगे क्योंकि सर आपकी ओसी और आईटीटी की ट्रेनिंग चल रही होगी। तो सारी गोवा की ट्रिप्स ऐसे ही पोस्टपोन होती रहती है। अभी हम गोवा की ट्रिप को छोड़ के इधर फोकस करते हैं और हम ये देखते हैं कि आखिरकार अपने एग्जाम में क्या गुल खिलाए। ये वीडियो आपको मोटिवेट या डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक सजेस्टेड आंसर क्या होना चाहिए ऑथर के हिसाब से उसके ऊपर बेस्ड है। आईसीएआई के सजेस्टेड आंसर मोर और लेस यही सेम रहेंगे। कुछ कुछ जगह अगर आईसीएआई के सजेस्टेड आंसर डिफर हो गए तो कमेंट सेक्शन में मेरे पे भड़क मत जाना। मैं भी एक इंसान हूं और मेरे से भी गलतियां हो सकती है और मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो में गलती ना हो, कोई भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो गलत ना हो। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं हम इसका। और अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्यार से पूछ लेना, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करना और वो जो सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन को प्लीज क्लिक कर दो। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं हम हमारी जीएसटी विद साहिल के ऊपर ये डिटेल डिस्कशन वाली वीडियो। पहला क्वेश्चन, गैलेक्सी क्यूब प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन भरूच, गुजरात, engaged in various lines of business. अब इनके फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। पहला ट्रांजैक्शन, सप्लाइड अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लैपटॉप विथ टच स्क्रीन ऑप्शन ओहो टू द मैनेजिंग डायरेक्टर्स फ्रेंड। ओपन मार्केट वैल्यू एज वेल एज सेल टू अननोन कस्टमर वॉज 90,000 और हमने कितने चार्ज करे? 60,000 हमने उनसे चार्ज करे। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या सर इसके ऊपर जीएसटी की बात होगी? हाँ भैया, जीएसटी की बात तो होगी क्योंकि सप्लाई है तो जीएसटी की बात होगी। शेड्यूल 1 का ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन भी है और हमने कितने रुपए लिए? 60,000 रुपीज हमने चार्ज करे। अब एक डाउट आता है कि भैया जीएसटी किस पे लगा है, 60,000 पे कि 90,000 पे? अब देखो, सीए फाइनल में बहुत सारे रूल्स है, रूल 27, रूल 28, जो सीए इंटर में नहीं है। सीए इंटर में आपने सेक्शन 15 सीखा है और सेक्शन 15 में बस आपने एक ही बात सीखी है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज प्राइस पेड और पेबल। तो यहाँ पे जो प्राइस पेड और पेबल है वो क्या है? 60,000। तो इस 60,000 के ऊपर जीएसटी की बात हो जाएगी। सिंपल सी बात, नो बकवास। अब सर ये 60,000 पे क्या लगेगा? तो हम गुजरात के हैं और इन्होंने बताया तो है नहीं कि हमने इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करा है या इंटर स्टेट, तो यहाँ पे शायद कुछ अजम्पशन होगा। ये देखो, ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई आर इंट्रा स्टेट, मतलब इस 60,000 के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। बिल्कुल सिंपल। तो सर ये रहा 60,000 रुपए, इसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी 3600। यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि एज पर सेक्शन 15 हम ट्रांजैक्शन वैल्यू डेट इज प्राइस पेड और पेबल को कंसीडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे 60,000 रुपीज के ऊपर जीएसटी लगेगा। ओपन मार्केट वैल्यू का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे मैंने रीजन नहीं लिखे हैं, रीजन मैं आपको ओरली ही बता दूंगा कि सर क्या इसका पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। अगला, supplied printed letter cards to MK Industries, a registered person in Gandhinagar, Gujarat. ठीक है, logo design was supplied by MK Industries. Out of rupees 5 lakh, material cost was 4 lakh and balance was printing cost. सीबीआईसी का एक क्लैरिफिकेशन है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के अंदर। वहां पे सर बहुत स्पष्ट रूप में सीबीआईसी ने क्लैरिफाई करा है कि अगर आप लेटर कार्ड्स, एनवलप्स, ये सब चीजें सप्लाई करते हो तो उन्हें हम सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करेंगे, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये है तो कंपोजिट सप्लाई, और इस कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो गुड्स का माना जाएगा, सर्विसेज का नहीं माना जाएगा। तो इसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट है उसके हिसाब से लगेगा। और यहाँ पे सर प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स का माना जाएगा तो 5 लाख के ऊपर जीएसटी तो लगेगा, पर इस 5 लाख के ऊपर जीएसटी क्या मान के लगेगा? गुड्स या सर्विसेज? तो गुड्स मान के लगेगा। सर गुजरात तो भैया सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो 5 लाख रुपए के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी, वही वापस से
6% CGST और 6% SGST, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है गुड्स का 6%। सिंपल। तीसरा, प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनी बस थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। राजा, हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी है और इस सर्विसेज जो हमने प्रोवाइड करी है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की है और बाय ओमनी बस थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो अगर आपको याद हो तो ट्रांसपोर्टेशन के केस में अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो उस केस में जीएसटी लगता है और वहां पे कोई एग्जम्पशन की बात नहीं होती है। तो इस 12,58,000 के ऊपर जीएसटी की बात होगी। तो सर ये 12,58,000 सर्विसेज है तो सर्विसेज वाला रेट लग जाएगा और सर्विसेज का रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 99%, तो वो 99% इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। सिंपल। उसके बाद केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी टू एन एक्सेल यूनिवर्सिटी ऑफ पटना विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। भैया, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटेड हाउसकीपिंग सर्विसेज स्कूल को दिया जाता है तो एग्जेम्प्ट रहता है, स्कूल को छोड़ के किसी और को देते हैं तो टैक्सेबल रहता है। यहाँ पे स्कूल को तो हमने दिया ही नहीं है, यहाँ पे हमने ये सर्विसेज किसको दी है, यूनिवर्सिटी को दी है, तो यहाँ पे ये टैक्सेबल रहेगी। और 2,12,000 के ऊपर जो भी सर्विसेज का हमारा रेट है वो लग जाएगा। अब सर CGST SGST लगेगा या IGST लगेगा, तो राजा एक्सेल यूनिवर्सिटी ऑफ पटना बिहार, तो साफ लिखा हुआ है कि बिहार, तो फिर IGST हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो 2,12,000 के ऊपर हमने रिस्पेक्टिव जो IGST का रेट है वो इसमें लगा दिया। उसके बाद मेड अ सप्लाई ऑफ गुड्स इन टेरिटोरियल वाटर्स टू ब्लू वाटर्स इनकॉर्पोरेशन। तो अगर आपको याद हो सेक्शन नंबर 9 ऑफ IGST एक्ट 2017 कहता है कि अगर आप TWI में सप्लाई करते हो तो जो भी बेस लाइन से सबसे नियरेस्ट प्लेस है बस वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे सर 5 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस है फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात और 7 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम महाराष्ट्र, तो करीब तो है 5 नॉटिकल माइल्स। तो फिर ये जो गुजरात है यही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसके ऊपर आप CGST और SGST लगाओगे गुड्स के हिसाब से। तो देख लो भैया, तो 4,50,000 और इसके ऊपर हम लगाएंगे CGST और SGST और उसके बाद लिख देंगे टोटल आउटपुट लायबिलिटी। सिंपल। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम DK एंड कंपनी अ रजिस्टर्ड कंपोजिशन डीलर। सर कंपोजिशन डीलर न तो ITC पास ऑन कर सकता है और ना ही खुद ITC ले सकता है। तो यहाँ पे सर ITC तो भूल जाओ, तो यहाँ पे आपको 1 रुपए का भी ITC नहीं मिलेगा। उसके बाद एक एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइलिंग इनवॉइसेस अकाउंटेंट आइडेंटिफाइड एन इनवॉइस डेटेड 31 मार्च 24 इशूड बाय महाजन whose residential house was taken on rent for the MD of the company for his residential use. Invoice was for 50,000. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर रेसिडेंशियल यूज के लिए ली है, ऑल्दो रजिस्टर्ड ने ली है, उसके ऊपर GST की बात नहीं होती है, वो ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पे हम कोई GST RCM की कोई बात नहीं करेंगे। तो सिंपल। सर ITC किस बात का ITC, जब GST लगा ही नहीं तो ITC की तो बात ही नहीं होती, तो यहाँ पे भी हम ITC की बात नहीं करेंगे। और फिर नेट GST पेबल इन कैश। बस इतना सही था ये क्वेश्चन। पहली बार ये आपने क्वेश्चन देखा तो आपको थोड़ी घबराहट हुई होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है, ये सब ICAI नए क्वेश्चंस दे रही है। पर फिर भी इसमें 10 में से आप कम से कम 6 या 7 तो ला ही सकते हो, 10 on 10 तो नहीं, आपके कुछ पॉइंट्स तो सही होंगे, तो 10 में से 6 या 7 भी आ जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, और अगर 5 तो गिरी से गिरी हालत में आपके आ ही जाएंगे और चाहिए भी तो 50% मार्क्स, तो घबराना मत। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पर अगर आपने अमेंडमेंट पढ़ा होगा तो सिंपल है, और अमेंडमेंट अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये वाला क्वेश्चन आपको टफ लगा होगा। ठीक है भैया, गामा मल्टीप्लेक्स रजिस्टर्ड इन पंजाब, इन्होंने ऑफर दिया टिकट, कॉम्बो और स्नैक्स। टिकट 200 रुपये, कॉम्बो 350, स्नैक्स का 250 रुपये। इन्होंने 10,000 टिकट दी, 2,500 टिकट बेची और 1,000 तो स्नैक्स बेचे। रेट ऑफ GST, अब यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द फॉलोइंग एक्सप्लेनिंग द रिलेवेंट प्रोविजन। सबसे पहले GST, कॉम्बो सप्लाई, रेट ऑफ GST और ग्रॉस GST पेबल। अब देखो, एक CBIC का क्लैरिफिकेशन आया था कि मूवीज के केस में क्या रहता है ना, जनरली कॉम्बो ऑफर रहता है जहाँ पे
टिकट के साथ में आप पॉपकॉर्न भी सर्व करते हैं, हमने क्लास में यही एग्जाम्पल दिया था। तो इस केस में ये कंपोजिट सप्लाई है और यहाँ पे जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो टिकट है, और टिकट प्रिंसिपल सप्लाई है, तो जो टिकट के ऊपर जीएसटी रेट है वो जीएसटी रेट लग जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि सर अगर हमने टिकट अलग खरीदी, फूड अलग खरीदा, तो जो अलग अलग जीएसटी रेट है वो उसके ऊपर लग जाएगा, बिल्कुल घबराने की बात ही नहीं है। तो टिकट्स के ऊपर तो टिकट वाला रेट, कॉम्बो ऑफर है तो कॉम्बो ऑफर में जो टिकट का रेट है वो लगेगा, तो 350 के ऊपर टिकट का रेट, और स्नैक्स ओनली तो सिर्फ स्नैक्स वाला रेट लगेगा। अब इन्होंने पूछा क्या है, रेट ऑफ जीएसटी व्हेन कॉम्बो सप्लाई इज मेड, तो कॉम्बो सप्लाई है तो टिकट का रेट तो 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, स्नैक्स तो 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी, और ग्रॉस जीएसटी पेबल। अब देखो पहले वो पूरा सर्कुलर, ये पूरा सर्कुलर बहुत ही सिंपल है, एज इट इज मैंने सर्कुलर का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब इतना सारा तो आपको नहीं लिखना था, आपको भले आप इतना भी लिख दोगे ना कि सप्लाई ऑफ फूड इन अ सिनेमा हॉल इज टैक्सेबल as long as food or beverages are supplied as a part of service or supplied independent or where they are club, तो यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल सप्लाई डेट इज एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा। अब हम आ जाते हैं एनालिसिस और कंक्लूजन। कॉम्बो सप्लाई तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, फिर स्नैक्स 2.5% सीजीएसटी 2.5% एसजीएसटी, फिर ग्रॉस जीएसटी पेबल। अब आपको इसका टेबल बनाना था, टिकट्स, कॉम्बो और स्नैक्स। इन्होंने बोला भैया 2,500 टिकट्स बिकी है 200 रुपये के ऊपर 5 लाख, और रेट लगाओगे वही टिकट्स वाला। कॉम्बो ऑफर, तो कॉम्बो ऑफर में आपकी कितनी क्या टिकट गई है, 10,000 टिकट गई है 350 की, और रेट लगाओगे टिकट वाला, और स्नैक्स के ऊपर स्नैक्स का रेट लगाओगे, तो उसके हिसाब से हमारा टोटल जीएसटी आ रहा है 366,250 सीजीएसटी और 366,250 एसजीएसटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब ये वाला क्वेश्चन उसका सही गया होगा जिसने अमेंडमेंट पढ़ा होगा, इसलिए जो भी आगे वाले बच्चे अटेम्प्ट देने वाले उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा, अमेंडमेंट छोड़ ही नहीं सकते आप लोग। आधा पेपर अमेंडमेंट में से आता है, तो अमेंडमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो प्लीज डोंट लीव दैट अमेंडमेंट, क्योंकि अमेंडमेंट को हम बोलते हैं यार छोड़ यार, ये अमेंडमेंट में से क्या ही आएगा। राजा ICAI टेस्ट करना चाहती है कि वेदर यू आर अपडेटेड विद द अमेंडमेंट्स और यू आर नॉट अपडेटेड विद द अमेंडमेंट्स। ठीक है, चलो इसके बाद 6A क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। नूतन लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन इंदौर, प्रोवाइड्स अ डिटेल ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैरिड इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, पहले हम देख लें ये पूछ क्या रहे हैं। पहले आप देख लिया करो कि पूछ क्या रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है, और रीजन आपको बताना है। रेम्यूनरेशन दिया है टू मिस्टर मदन for the services तो remuneration provided to Mr. Madan for the services rendered by him in the capacity of director। अब देखो आपको याद होगा कि अगर डायरेक्टर कोई भी सर्विसेज कंपनी को दे रहा है और बदले में अगर उसको सैलरी मिल रही है जिसका TDS अंडर सेक्शन 192 कट रहा है, तो वो तो सर शेड्यूल 3 पैरा नंबर 1 में कवर्ड है, उसके ऊपर तो जीएसटी की बात नहीं होगी। बट अगर डायरेक्टर को प्रोफेशनल फीस मिल रही है जिसका TDS 194J में कट रहा है, तो उसका जो जीएसटी है वो कंपनी को रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 लाख में से 11,50,000 प्रोफेशनल फीस है, तो इस 11,50,000 का जो जीएसटी है वो देना पड़ेगा किसको, कंपनी को देना पड़ेगा। तो और बाकी के ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं आएगी। तो ये आ गया हमारा 11,50,000। उसके बाद पेड रेंट टू इंडियन रेलवेज registered in Madhya Pradesh for its property located in same state which was taken on lease। अब रेलवे के केस में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज की बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पे तो हम कोई बात, जीएसटी तो लगेगा पर रिवर्स चार्ज पे नहीं लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे डैश मार दिया। उसके बाद पेड टू XYZ सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज टू इट्स वेयर हाउस अक्रॉस द स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी। सिक्योरिटी एजेंसी इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब देखो सिक्योरिटी के केस में क्या है ना, बहुत ट्रिकी पॉइंट इन्होंने पूछा। सिक्योरिटी के केस में सप्लायर जो होना चाहिए वो होना चाहिए एनी पर्सन
अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अब यहां पे जो हमारा सप्लायर है वो कौन है? प्राइवेट लिमिटेड। तो सप्लायर तो खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है। जब सप्लायर खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो यहाँ पे हम रिवर्स चार्ज की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली वैल्यू के ऊपर सर जीएसटी आएगा क्या? नहीं। पहली बात तो भैया सिक्योरिटी एजेंसी जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो इसके ऊपर एक तो जीएसटी नहीं आएगा, और दूसरी बात सर यहाँ पे रिवर्स चार्ज की भी बात नहीं होगी क्योंकि सप्लायर खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। तो बहुत शब्दों से खेला गया है ये चैप्टर आरसीएम वाला। मैं बोलता हूँ कि आपको वर्ड बाय वर्ड ध्यान रखना है। तो कितना सही पॉइंट उन्होंने पूछ लिया सिक्योरिटी, ठीक है। अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया। पेड फीस टू लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ कंपनीज फैक्ट्री लाइसेंस। अब सर ये जो लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फीस पे करी है 4,800 रुपये, तो एक छोटा सा एग्जम्पशन है कि अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो ही जाके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको जीएसटी देना है, और अगर 5,000 रुपये से कम है तो वो तो सर्विसेज से हमारी एग्जम्प्ट हो जाती है। तो यहाँ पे 4,800 है तो ये तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। तो फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज की तो बात ही नहीं होती। तो टोटल बस एक ही वो डायरेक्टर वाला आएगा और आंसर आएगा 11,50,000। उस पर CGST और SGST निकाल देंगे, ठीक है। अब इसमें लास्ट वाले क्वेश्चन में शायद कुछ बच्चों ने अजम्पशन लिया हो इस पे रिवर्स चार्ज का, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ICAI इस पे वो 5,000 वाला पॉइंट डालेगी और इसको एग्जेम्प्ट करेगी, ठीक है। अब देखते हैं सजेस्टेड आंसर जब तक आए। ठीक है, इसके बाद डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई बाय ब्रीफली स्टेटिंग द रिलेवेंट प्रोविजन। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें 5 on 5 आ सकते हैं। मार्किक्स फार्मास्यूटिकल रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एट जयपुर हायर्स सरगम इवेंट LLP रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एट सागर मध्य प्रदेश फॉर इट्स एनुअल इवेंट टू बी हेल्ड एट गांधीनगर। सबसे पहले सप्लायर कौन है? देखो, सरगम इवेंट्स हमारे सप्लायर है। ये कौन है? सप्लायर। और ये सर्विसेज दे रहे हैं किसको? ठीक है, ये है हमारा फार्मास्यूटिकल्स कौन? रेसिपिएंट। अब सर इवेंट मैनेजमेंट के केस में क्या होता है? अगर हमने रजिस्टर्ड इंसान को सर्विसेज दिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर अनरजिस्टर्ड को दिया है तो जहां पे इवेंट हो रहा है वो, ठीक है। और अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अब यहाँ पे हमने जो सर्विसेज दिए वो किसको दिए? रजिस्टर्ड इंसान। क्योंकि हमने सर्विसेज रजिस्टर्ड इंसान को दी है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दैट इज जयपुर राजस्थान, वो आ जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समझाया नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। पहले आपको सेक्शन 12 का रेफरेंस देके पूरा समझाना पड़ेगा और आपको आंसर लिखना पड़ेगा। सर इसमें कितनी लाइन? 6 to 7 लाइन्स आर इनफ। उसके बाद सेकेंड वाला, PSL Limited, a registered person in Chandigarh, orders from CMR Limited, a registered person in Ranchi, for delivery of goods to MHT Limited, a registered person in Ranchi. ऐसे अपन ने कितने क्वेश्चन करें बिल टू शिप टू मॉडल के? ये रहा भैया CMR Limited, ये PSL Limited और यहाँ पे MHT Limited। अब एक ट्रांजैक्शन CMR और PSL का हो रहा है और एक ट्रांजैक्शन PSL और MHT का हो रहा है। तो यहाँ पे CMR और PSL के बीच में 10(1) लगेगा, और 10(1) सिंपल सी बात बोलता है कि किसके डायरेक्शन पे गुड्स इधर उधर हुआ। तो जिसके डायरेक्शन पे हुआ बस वही बन जाएगा, उसी का लोकेशन बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका मतलब है बिल टू की जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है, शिप टू की लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बिल टू की लोकेशन है चंडीगढ़, तो पहला ये जो CMR और PSL के बीच में ट्रांजैक्शन है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा चंडीगढ़ पंजाब, और दूसरा जो PSL और MHT के बीच में ट्रांजैक्शन है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा एज पर सेक्शन 10(1)(a), और 10(1)(a) के हिसाब से मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रहा है? रांची झारखंड, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 5 on 5 आपकी आ सकते। 7A, चलो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। रामेश्वर इंडस्ट्रीज इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर इन द स्टेट ऑफ आसाम। भाई साहब इट मेक्स ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई, फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन मेड। सर आसाम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं है,
सिर्फ इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं, कोई स्पेसिफाइड गुड्स भी नहीं है, तो यहाँ पे 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। धंधा चालू करा, हमको तो बस 40 लाख दिखना है। टर्नओवर 40 लाख कब क्रॉस करा? 28 अप्रैल 2024। मतलब ये वाली डेट पे यू वर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा कब से? अप्रैल 20, 2024। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कब करी? 15 मई को आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन करी। हाँ, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कर दी, तो आपका रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव हो जाएगा? 28 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव हो जाएगा। तो बस पहला क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा था कि रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरा, पीरियड फॉर विच रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड। अब सर, ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस कौन से पीरियड के लिए इशू होंगे? देखो, जब से आपका टर्नओवर क्रॉस हुआ, इस तारीख से लेकर आपको जब आरसी मिली, तो 28 अप्रैल से लेकर 29 मई तक ये जो भी इनवॉइस है वो सब आपको क्या करने पड़ेंगे? रिवाइज करने पड़ेंगे। उसी को बोलते रिवाइज इनवॉइस। ये रिवाइज इनवॉइस कब तक इशू करना है? तो जिस दिन आपकी आरसी आई उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको इशू करने रहते हैं। कौन से इनवॉइस? रिवाइज इनवॉइस। तो बस ये 3 चीजें इन्होंने पूछी है। तो पीरियड फॉर विच रिवाइज इनवॉइस कैन बी इशूड, अप्रैल 28 से ये, और मई 29 से 1 महीना जोड़ना है। यहाँ पे बच्चे 30 दिन जोड़ के हैं, 30 दिन नहीं जोड़ना था राजा, अपने को 1 महीना जोड़ना था। तो मई 29, जून 29 विल बी द करेक्ट आंसर। इसका भी मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दिया है। प्रोविजन आपको शॉर्ट शॉर्ट में लिख के आना है, ज़्यादा कोई लोड लेने का जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन थ्योरी। देखो, रिटर्न चैप्टर बहुत बड़ा है, पर इग्नोर मत करा करो राजा। रिटर्न चैप्टर में से पूछता है ICAI, ठीक है, इग्नोर मत करा करो। चलो आ जाओ। तो सिंपल इन्होंने पूछा था भाई, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एक्सेप्शन टू रेक्टिफिकेशन और टाइम लिमिट फॉर मेकिंग रेक्टिफिकेशन। तो ये एज इट इज रिटर्न चैप्टर का यही है आंसर भैया, कि रेक्टिफिकेशन कब हो सकता है। फिर कौन सा रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता सर? स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन, इन्फोर्समेंट। इन कारणों की वजह से रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता, और ITC भी आप इस कारण की वजह से पास ऑन नहीं कर सकते। और टाइम लिमिट तो बच्चे को मालूम है, 30th डे ऑफ नवंबर, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो विच एवर इज अर्लियर, ये सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद ये सर, टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ऑफ NHAI। भाई ये तो मैंने पहले से ही भविष्यवाणी कर ली थी कि भाई ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने ही वाला है। देखो, एज अ फैकल्टी मुझे समझ में आ जाता है कि अमेंडमेंट में से भी कौन सा अमेंडमेंट वो पूछेंगे। एक और भविष्यवाणी थी, दैट वाज वारंटी, वो नहीं पूछा, हो सकता है आगे वाले अटेम्प्ट में पूछे। और ये प्लेस ऑफ सप्लाई वाली भी भविष्यवाणी मैंने कर ली थी। बेटा, अमेंडमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये तो भैया इसमें अब क्या ही बताना, ये पूरा का पूरा एज इट इज मैंने सर्कुलर लिया है कि ये हाइब्रिड एन्युटी मोड क्या है। इसमें आपको 5 पॉइंट लिख के आने थे। अगर आपने 5 पॉइंट लिखे होंगे तो आई से आपको 5/5 नंबर देगा। ठीक है, और नहीं तो अगर कच्चे पक्के लिखे होंगे तो भी 3 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। स्पेसिफिकली आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में बताना था, फिर टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बताना था, फिर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई का भी वो इंटरेस्ट वाला पॉइंट लिंक कर सकते थे। तो यूँ 5 पॉइंट बन जाते और आपको इसमें नंबर मिल जाते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर शर्त यह है कि अमेंडमेंट पढ़ाओ। अमेंडमेंट नहीं पढ़ा तो ये तो फिर 5/0 ही हो गया, फिर आप इसमें क्या ही लिख के आओगे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन बच्चों ने बोला सर इसमें हम क्या लिखें। राजा, ICAI ने थोड़ा सा लिखा है तो आपको भी थोड़ा सा लिखना था, तो 5/5 मिलते, बस थोड़ा सा लिखना था। इन्होंने बस ओल्ड एज होम के बारे में पूछा तो इतना सा भी लिखना है बस। ओल्ड एज होम रन बाय CGSG एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA टू इट्स रेसिडेंट अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर। बस सर 5 में से 5 मिलेंगे। राजा, ICAI कोई BCom के एग्जाम थोड़ी ले रहा, दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम। यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और CA लोग छोटी छोटी एडवाइस के भी लाखों कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मेहनत कर करके नंबर नहीं कमाने, हमें दिमाग चला के नंबर कमाने। इतना सा लिखने के आपको 5/5 मिलेंगे, बिकॉज ICAI एक ही चीज को बोलता है, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। 5 पेज 3 पेज भरने ही नहीं है भाई, जो आंसर है वो सटीक लिखना है, खत्म बात। ठीक है,
तो भैया अगर आपने ये वाला आंसर छोड़ा हो तो हो सकता है आपने, ये बोनस क्वेश्चन है बहुत सिंपल। फिर उसके बाद ये रूल 138 है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है कि कौन कौन इंसान ई वे बिल नहीं बना सकता है। तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक रिटर्न फाइल नहीं करा, रेगुलर स्कीम के अंदर 2 टैक्स पीरियड तक रिटर्न फाइल नहीं करा, और अगर आप रेगुलर स्कीम के अंदर हो 2 टैक्स पीरियड तक नहीं फाइल करा, QRMP है तो 2 क्वार्टर तक रिटर्न फाइल नहीं करा, और जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो चुका है, ये लोग ई वे बिल नहीं बना सकते। सर सामने वाला बना सकता है क्या? हाँ भाई, जो डिफॉल्ट करेगा वो नहीं बना सकता, पर इन्होंने इतना पूछा ही नहीं, इन्होंने तो बस ये पूछा कि बताओ कौन कौन नहीं बना सकता। फिर लिस्ट द 6 स्टेट टैक्सेस दैट वर सबस्यूम्ड इन जीएसटी। ये मैंने आपको सुपर 30 क्वेश्चन में बताया था कि भैया ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये है हमारे स्टेट टैक्सेस जो हमारे जीएसटी में सबस्यूम हो गए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और वो जो सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करो, और आप अपना कमेंट भी छोड़ के जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।